नमस्कार, जीएस गैलेक्सी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग ऑप्शनल का एक नया सीरीज करने जा रहे हैं। अभी मॉडर्न में आप लोगों का लगभग लगभग आई फील की 6-7 लेक्चर बचा हुआ है। वो नेहरूवियन एरा है। नेहरूवियन एरा उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। वो आपका जैसे ही हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होगा, तो 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होता है और समाप्त होने के साथ ही यूएनओ का गठन होगा। और यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होने के साथ ही क्या होगा, वहां पर एक नई व्यवस्था आएगी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उन्मूलन किया जाएगा। तो जब उस लेवल की आप लोग पूरी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वर्ल्ड हिस्ट्री में करते हुए रेनेसांस से आप लोग आगे बढ़ेंगे कि पुनर्जागरण हो रहा है, उसी पुनर्जागरण के साथ धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है, और धर्म सुधार आंदोलन के बाद यूरोप में एक नई तरीके की जो है मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। तो वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। फिर नेहरूवियन एरा में जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया करेंगे कि भारत के देशी रियासतों का कैसे एकीकरण होता है। फिर पंचशील का जो नेहरू जी का सिद्धांत था चीन के साथ, वो किन परिस्थितियों में लिया गया था, क्यों लिया गया था, और हिंदी चीनी भाई भाई कहने के बाद भी 1962 में चीन के साथ हमारा बैटल क्यों जो है इनविटेबल हो जाता है, क्या वैसे कारण होते हैं कि हम लोग को दलाई लामा को अपने यहाँ पे संरक्षण देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान से हमारी बैटल होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जब थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो वो हम लोग के जो लगभग 6-7 घंटे की क्लासेज होंगी, वो चीज़ें आपको और बेटर वे में क्लियर होगा। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग शुरू करेंगे नया सेगमेंट, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया, ये एक बृहद सेगमेंट है और बिना इसको समझे इतिहास की आपका जो एक तैयारी है वो आयाम नहीं ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल एक स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मीन्स कि पहले तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड किस सेंस में हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हमेशा जो है आपको एक कंफ्यूज करती रहती हैं। जैसे कैसे जो है एक थीमेटिक या इंटरलिंक अप्रोच, पाषाण काल में क्या परिवर्तन हुआ। अब वो पाषाण काल जो चल रहा है आपके दिमाग में, अभी तक तो आप लोगों ने आधुनिक इतिहास किया है। तो आधुनिक इतिहास में आप एक चीज़ें क्रम से चल रही थी। क्रम से मीन्स कि क्या था कि अंग्रेजों के साम्राज्य का विस्तार अगर हो रहा है तो वो कब से हो रहा है, वो 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के साथ ही हो रहा है। तो इस बैटल ऑफ प्लासी का जो 1757 से विस्तार होगा, ये विस्तार अगले 100 सालों तक रहेगा। 1757 से 1857 तक। अब इस विस्तार के बाद जो अगला टॉपिक आपका आया, वो 1857 की क्रांति आई। इस क्रांति के बाद जो आपका अगला टॉपिक आया, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आया। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आया। तो इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कब से कब तक वो रहता है? 1885 से 1947। इसमें भी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्रम से आ रहा है। अब ये कैसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसका ग्लिम्स आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो इसका ग्लिम्स आप इस रूप में देख सकते हैं कि आइए अच्छा शुरू ही किया जाए। प्राचीन भारत, पहले तो सिलेबस को समझना जरूरी है। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया, ये एंशिएंट इंडिया जो प्राचीन भारत है, ये कब से कब शुरू होगा हम लोगों का? तो एक सेगमेंट हम लोग का आ जाएगा पाषाण काल। पाषाण काल, स्टोन एज। अब पाषाण काल के बाद, अब
ये यूनिट बाद बाद में आ रहा है, ये पैरेलल चलेगा, यही थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, इसीलिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास देना जरूरी होता है। पाषाण काल के बाद जो हम लोगों का आएगा सेगमेंट वो क्या होगा, इसके बाद ताम्र पाषाण संस्कृति आएगी, ताम्र पाषाण संस्कृति आएगी, चैल्कोलिथिक कल्चर आएगा। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता आएगा, हड़प्पा सभ्यता आएगा। देन आफ्टर फिर क्या आएगा, इसके बाद वैदिक काल आएगा। वैदिक काल में 2 सेगमेंट होगा, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद फिर हम लोग का क्या सिलेबस होगा, इसके बाद षोडश महाजनपद का उदय होगा, 16 महाजनपदों का उदय होगा। इसके बाद फिर मगध महाजनपद का विस्तार होगा, मगध महाजनपद का विस्तार होगा। तो सब एक एक करके हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पे आकर के ना एक धीरे धीरे साइकिल खत्म होगी, साइकिल खत्म होगी मीन्स कि इसके आगे की जो कहानी आपको मिलेगा उसमें थोड़ा सा नयापन रहेगा। नयापन मीन्स कि वो चीज़ें अभी तक जिस चीज़ों पे आप चल रहे हैं इसमें भी हर टॉपिक एक अपने आप में नयापन ही लिए हुए है। किसी का जो है दूसरे से आप देखेंगे कंप्लीटली जो है आकर के, जैसे हड़प्पा सभ्यता का ताम्रपाषाण काल से कोई जो है चरित्र आपको नहीं मिलेगा। ये सभ्यता है मीन्स कि शहर है, यहाँ पे ग्रामीण संस्कृतियाँ हैं। वैदिक काल में जो इनकी मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक पहलू रहेगा, उसका पहले से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो चीज़ें क्या है कि इन सारे सेगमेंट में आपको कोई भी साम्राज्य का निर्माण नहीं हो रहा है, किसी भी एम्पायर का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन अगला यूनिट जो आपका आ जाएगा वो क्या होगा, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर। अगला जो हम लोग का यूनिट आएगा वो क्या होगा, मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन एज। एज इसके बाद अच्छा कम से कम सिलेबस में ना जो चीजें आज पहली क्लास देखिए हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपको क्या कैच करना है, निरंतरता के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसको आपको कैच करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मौर्योत्तर काल। और इसके बाद जो हम लोग का यूनिट आएगा वो क्या होगा, गुप्त काल, गुप्त काल। इसके बाद गुप्तोत्तर काल आएगा, पोस्ट गुप्ता एज आएगा, पोस्ट गुप्ता एज आएगा। इसके बाद फिर गुप्तोत्तर काल के बाद दक्षिण भारत का हम लोग का इतिहास शुरू होगा। गुप्तोत्तर काल में कुछ क्षेत्रीय वंश आ जाएंगे और वो क्षेत्रीय वंश में 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब पे हम लोग एक एक यूनिट पे अभी विस्तार में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर आपका दक्षिण भारत आएगा, दक्षिण भारत आएगा। दक्षिण भारत में क्या आएगा, सबसे पहले ये जो एक आएगा वो यही आपका एक यूनिट है जो जीएस के बैच से थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। जीएस वाले बैच में इसके बारे में
कंक्रीट रूप से मेंशन नहीं है, लेकिन रामचरण शर्मा ने इस पे जो है एक चैप्टर अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। महासमीय संस्कृति, महासमीय संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। दूसरा क्या होगा? महासमीय संस्कृति। दूसरा हम लोग का हो जाएगा वह संगम काल, संगम काल। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो दक्षिण भारत में सातवाहन आएंगे। इसके बाद वाकाटक वंश आएगा, वाकाटक डायनेस्टी आएगी। ठीक है, तो यहीं पे आकर के आपका एक कह सकते हैं वेग रूप में जो है पॉलिटिकल वाला जो टच है वो कंप्लीट होगा। धर्म वाला, संस्कृति वाला पहलू यहां पे बचा रहेगा। तो अगला फिर हम लोग क्या देखेंगे? 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 600 ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, अब इसमें हम लोग कौन सा वो देखेंगे? ये एक भौतिकवादी, उसका जो है समय काल रहेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख रूप से देखा जाएगा। बौद्ध धर्म का उदय और जैन धर्म का उदय हम लोग देखा जाएगा। इसके बाद फिर प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास देखा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया देखा जाएगा। फिर इसके बाद प्राचीन भारत में शैक्षिक संस्थान ही कर लिया जाए या शिक्षा का विकास देखा जाएगा। तो ये सारे आपके यूनिट हैं और कुछ चीज़ें जो हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से थोड़ा सा सिलेबस के एकदम बिल्कुल क्रोनोलॉजी में न चल करके थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके चलते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलते हैं। और इस कड़ी में हम लोग क्या किया जाएगा? इस कड़ी में हम लोग जो है कुछ जो षड दर्शन है या फिर जो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य और वो हैं, उनको हम लोग मेडाइवल में देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेडाइवल में भी एक यूनिट आता है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है वो 600 ईस्वी से हो जाता है। यहाँ पे आप 600 ईसा पूर्व देख रहे हैं। ये जो दो धर्म रहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 600 एडी में आकर के क्या होगा? ये डिक्लाइन करना शुरू करेंगे, इनका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वो होते हैं कि जब पतन हो रहा है तो कोई ना कोई एक नवीन जो है इनका जगह लेने के लिए आएगा। तो जो नवीन शक्तियां इनका जगह लेने के लिए, नवीन धार्मिक जो संप्रदाय आएंगे, उसमें कौन रहेंगे? अलवार और नैनार संत रहते हैं। अलवार और नैनार भक्ति धारा रहती है। तो अलवार जो रहते हैं ये वैष्णव धर्म के फॉलोवर रहते हैं और नैनार जो रहते हैं ये शैव धर्म के फॉलोवर रहते हैं। तो यहाँ से पीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर ये इसी के बाद आपके शंकराचार्य आ जाएंगे। शंकराचार्य, इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया था, चारों दिशाओं में किया था। तो शंकराचार्य का अद्वैत फिलॉसफी देखेंगे, फिर रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी देखेंगे और उसके बाद फिर सनक संप्रदाय और आगे का हम लोग मीरा, तुलसीदास और इन लोगों को देखा जाएगा। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा जो एक सिलेबस को फिजिबल बना के चलते हैं कि बच्चों के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझ में चीज़ें आएँ।
आइए तो अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहला हम लोग का यूनिट कौन सा था? पहला यूनिट हम लोगों का पाषाण काल है। पाषाण काल है। पाषाण काल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। आई फील कि आप सारे लोग उससे पहले से परिचित हैं। अगर हम लोग बच्चों बात किया जाए कि सबसे पहले मानव संप्रदाय कहां पर आया, तो ये आप क्या उत्तर देंगे? सबसे पहले मानव संप्रदाय कहां पे आया, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? ठीक है, तो इसके उत्तर में ये यूनाइटेड किंगडम, ये शेष यूरोप है, ये आपका यूएसए, ऊपर ये आपका कनाडा, नीचे आपका ये लैटिन अमेरिका। दिस इज द पार्ट ऑफ अफ्रीका। ये आपका इंडिया है, ये आपका वेस्ट एशिया, ये पार्ट ऑफ चाइना, दिस वन इज जापान, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये आसियान कंट्री, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। नीचे आप देखेंगे ये अंटार्कटिका आ जाता है, ये अंटार्कटिका आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ आप लोग जान रहे होंगे कि सबसे पहले मानव कहाँ पे आया। तो सबसे पहले मानव जो है वो अफ्रीका में आया। अफ्रीका में, अफ्रीकी महाद्वीप में आया था। तो इस अफ्रीका में जो मानव आते हैं, यहाँ से क्या चीज़ें होंगी? ये एक अमेरिका का गृह युद्ध हुआ था। ये एक अमेरिका का आप लोग गृह युद्ध, ये आप लोग का सिलेबस भी है। वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, बहुत मजा आएगा इसमें आप लोग को। तो ये गृह युद्ध जो होता है वो कब से कब तक हुआ था? 1860 से 1865 के लगभग में हुआ था। अब्राहम लिंकन का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इस गृह युद्ध का मुद्दा क्या था? इस गृह युद्ध का मुद्दा दास प्रथा वाला मुद्दा था। दास प्रथा बनाम पूंजीवादी देश रहते हैं। तो ये पूंजीवादी कौन रहते हैं, चलिए थोड़ा सा ग्लिम्स ले लीजिए। नॉर्थ अमेरिका जो रहता है, उत्तरी अमेरिका जो रहता है, ये पूंजी प्रधान देश रहेगा। पूंजी प्रधान मीन्स की वो डोमिनेशन रहेगा। आप भारत में जैसे आज सुने होंगे ना कि एक कहा जाता है कि भारत में दो वो हैं, एक इंडिया भारत में रहता है और दूसरा भारत रहता है। क्लियर डिवीजन है। आप जो कर्क रेखा इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, तो आप लगभग आप वहीं से आप एक सेगमेंट विभाजन करेंगे और उसके जो है आप पश्चिम में आएंगे। तो यहाँ से इलाहाबाद के पश्चिम में आप जब बढ़ना शुरू करेंगे तो ये इंडिया यहाँ पे रहता है। इंडिया मतलब वैसे लोग जहाँ के लोग समृद्ध हैं, संपन्न हैं और अपने कुशल उसमें हैं। पूर्वी भारत में अगर आप आएंगे तो पूर्वी भारत में कौन रहता है? यहाँ पे भारत, यहाँ इंडिया नहीं, यहाँ भारत रहता है। मीन्स कि यहाँ के लोग जो हैं वो गरीबी में, बेरोजगारी में, भूखमरी में, कुपोषण में, बच्चा पैदा करने में जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, इस सब में आपको एक अलग डेटा दिखेगा। मीन्स एक बीमारू राज्य ही कहा जाता है। बिहार उसमें आता है, MP आता है, उसके बाद ये यूपी आता है, राजस्थान को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, और उड़ीसा आता है। तो कहने का अर्थ है कि वही चीज़ें जो हमारे यहाँ पे अनइक्वलिटी है वो अमेरिका में 1860-65 के समय में रहता है। तो यहाँ पूंजीवादी ये रहते हैं उत्तर वाले। दक्षिण वाले अमेरिका के लोग जो टेक्सास और फ्लोरिडा का इनका क्षेत्र है, ये हार्डकोर कृषि प्रधान वाले रहेंगे। ये हार्डकोर जो हैं वो कृषि प्रधान वाले रहेंगे। तो कृषि प्रधान वाले जो रहेंगे, इनको क्या चाहिए? इनको दास प्रथा चाहिए।
ये स्लेवरी को सपोर्ट करते थे। और उत्तर वाले जो हैं ये पूंजी प्रधान हैं, तो इनको दास प्रथा नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि दास प्रथा रहने से इनको अपने फैक्ट्री के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे थे। मजदूर जो है वो नहीं मिल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जबरन दास बना के रखते थे। तो इन केस जो है वो सिनेरियो होगा, वो क्या होगा, वो नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे कि ये लोग गोरे लोग हैं, जो पूंजी प्रधान वाले लोग हैं ये गोरे लोग हैं, और दास प्रथा में ये काले लोग रहते हैं। तो जो पूंजीवादी हैं, पूरा आपने आधुनिक इतिहास ही देखा, जो पूंजीवाद के लोग होंगे वो क्या होंगे, वो ज्यादा संपन्न होंगे, वो ज्यादा संपन्न होंगे। तो इस तरीके से इनकी जो संपन्नता रहेगी वो जो है वो एक गोरे लोगों का डोमिनेशन आना शुरू होगा, वो काले लोगों पे डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से ये कोई और बैटरी नहीं है ना, ये डाउन हो गया हमको लग रहा है ना, चल ही नहीं रहा है। तो नहीं अभी काम कर रहा है, लेकिन एक कल लेना होगा, या मार्केट जाएंगे ना तो एक ले लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं चल रहा है। एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कुछ टेक्निकल इसमें एरर आ रहा है। तो चलिए, तो दास प्रथा का जो मुद्दा रहेगा ये काले लोग रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि उसी समय ये कहा जाता है कि काले लोगों से आपकी इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों है, वाई यू आर जस्ट गेटिंग सम काइंड ऑफ द इरिटेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपुल्स। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग आगे चल के आते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा जाता है। दो मार्टिन लूथर किंग थे विश्व इतिहास में, एक पुनर्जागरण के समय में मिलेंगे जो पूरा जो है तहलका मचाए हुए हैं, और यहाँ पे जो जूनियर हैं वो काले रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है हेट नज़रों से मत देखिए, ईर्ष्या भाव से मत देखिए, आप जो गोरे लोग हैं वो इनकी वजह से हैं, क्योंकि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आया था? अफ्रीका के जंगलों में काले लोग आए थे, ब्लैक पीपल्स आए थे। तो वी वेयर व्हाट, हम क्या थे? वी वेयर जस्ट लाइक द वाइल्ड एनिमल्स, इन कोर्स ऑफ टाइम वी जस्ट ट्रांसफॉर्म टू आवर सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि गुरिल्ला का नाम सुने होंगे, चिंपांजी जो रहते हैं यही हमारे फोर फादर हैं। एक चिंपांजी या गुरिल्ला से ही हम लोग डेवलप होकर के आज इस फेज में आए हुए हैं। इसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ये एंथ्रोपोलॉजी का जो सेगमेंट होता है, इसमें जो है बहुत सारे हम लोगों को वो करने होते हैं, अपने मानव का विकास क्रम को आपको होलोसीन, नियोसीन और वो सब आपको देखना होगा। तो लिएंडरथाल मानव जो है, या फिर क्रोमैगनोन मानव है, या देन आफ्टर होमोसेपियंस हैं, तो वो सारे चीज़ों में आप देखेंगे पहले हम लोग, जो हम लोग का बैकबोन है, हम लोग इस पे खड़ा होकर जैसे आज चलते हैं वैसे नहीं चलते थे। जो निएंडरथाल मानव था उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, वो जस्ट लाइक जो बंदर आप देख रहे हैं ना, मतलब चिंपैंजी की तरह। आप लाइक हॉलीवुड की एक कोई इस पे मूवी भी बनी हुई है जो किंग कॉन्ग करके समथिंग बना हुआ है। तो उस तरीके से हम लोग झुक के चलते थे, और समय के धारा प्रवाह में हम लोग विकसित होते गए। तो ये काले लोग जो रहते हैं वो प्रिमिटिव वो रहते हैं, और यहाँ से अफ्रीका के जंगलों से क्या होगा? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। तो जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, इससे क्या होगा? इससे जो है मानसून की हवाएं, वो फिर ज्योग्राफी का मैटर हो जाता है, तो आना जब बंद हो जाएंगी तो अब जंगल सूखना शुरू होगा, और मानव जो रहेगा वो अफ्रीका के जंगलों से निकल करके कहाँ आएगा? वो बाहर आएगा। और बाहर आने के साथ आज अगर आप मुंबई से जोहान्सबर्ग की फ्लाइट पकड़ते हैं, अगर नहीं पकड़ते हैं तो आप पेटीएम के फ्लाइट पे जा करके सर्च कीजिएगा। दिस इज द, अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो दिस इज द मैटर ऑफ द 6 to 8 आवर। आज 8 घंटे में व्यक्ति जो है वो इंडिया से जोहान्सबर्ग आ सकता है। आप सोच के देखिए बच्चों कि यहाँ से, इस अफ्रीका से भारत तक आने में मानव को
लगभग 20 लाख वर्ष लग गए, लगभग 20 लाख वर्ष लग गए। तो इन 20 लाख वर्षों में जो है ये लोग आते हैं और इस तरीके से ये अन्य महाद्वीपों पर जो है वो फैल जाते हैं। अब देखिए, जो जिस भौगोलिक परिवेश में ज़्यादा लंबे समय तक रह गया उसके शरीर में वो विशेषताएं आ गई। अफ्रीका के लोग आज भी आपको काले लोग दिखेंगे, या वेस्ट इंडीज जिसको कहा जाता है, वेस्ट इंडीज नाम का मैप पे आपको कोई देश नहीं दिखेगा। ये छोटे छोटे आइलैंड को मिला करके क्रिकेट की टीम बनाई गई है जिसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ट्रिनाड है, टोबैको है, सेंट लूसिया है, ऐसे करके आइलैंड बने हुए हैं। तो वहाँ के भी जो क्रिकेटर आप देखते होंगे वेस्ट इंडीज के काले होते हैं। तो जो ये इक्वेटर वाला फैक्टर होता है इक्वेटर वाला फैक्टर मीन्स कि क्या, वो यहाँ पर जो वो लोग हैं, देखिए ये जो कोरोना वायरस अभी दिल्ली में एक पैनिक रूप में है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्लासेज लेना, पूरा शट डाउन है। मींस कि अगर आप मुखर्जी नगर या यहाँ पे ऑफलाइन के बच्चे भी कुछ हैं जो ऑनलाइन का वीडियो लेते हैं, तो वो लोग तो यहाँ की सिचुएशंस को जान रहे हैं कि इवन कल का केस था कि पूरे लाइब्रेरी को बंद करा दिया गया। मींस कि अब लाइब्रेरी भी ओपन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जो है क्लासेस कंडक्ट करने में। तो इसमें आई होप कि आप लोग जो है इसको मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि उसको किया जाए, लेकिन उसमें आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए जो है अब यहाँ से जो ब्लैक पीपल निकलते हैं वो रेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में आते हैं। तो इंडिया में चूंकि हम लोग का सिलेबस अभी जो प्राचीन काल का सिलेबस है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, तो हम लोग जो पाषाण काल देख रहे हैं वो किसके सेंस में देख रहे हैं, ये पाषाण काल हम लोग इंडिया के सेंस में देखा जा रहा है। तो इस पाषाण काल को भारत में 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। जो पूर्व पाषाण काल है, इस सब में अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसमें आपको एक सर्टेन जो है वो ट्रांजिशन आपको या बदलाव दिखेगा। तो आइए यहाँ पे विस्तार में देखा जाए। पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या रहता है? पूर्व पाषाण काल में, अच्छा, ये एक ऐसा सेगमेंट है, पाषाण नाम से ही आपको लग रहा होगा कि यहां पर मानव के इर्द गिर्द कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। कह रहा हूं ना, अभी जस्ट लाइक हम लोग जानवरों की तरह हैं। तो कभी अच्छा आप लोगों को एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आप लोग सोचिएगा कि इस पृथ्वी पे लगभग 10 लाख प्रजाति हैं। इस पृथ्वी पे लगभग 10 लाख प्रजातियां निवास करती हैं। तो इन 10 लाख प्रजातियों में पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो 4.5 अरब उसको कहा जाता है, तो करोड़ में वो हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इतने 10 लाख प्रजातियों में एक मानव ही क्यों विकास कर रहा है? कभी आपने इस पे क्यों नहीं विचार किया कि ये जो गाय हैं, भेड़ हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं एंड रेस्ट ऑफ जो स्पीसीज हैं, पक्षी हैं, वही जितने भी वो हैं, उनका मतलब हम लोग यहाँ से, कहा जाता है ना कि अफ्रीका से यहाँ पे आए, उसके बाद
फिर धरती का चक्कर लगाना, फिर चांद पे जाना, फिर चांद के बाद मंगल पे जाना। वाइजर 2 है जो हमारे सौरमंडल से बाहर जा चुका है। तो मानव का ब्रेन जो है, हम लोगों का ब्रेन जो है डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो 10 लाख और प्रजातियां हैं, उनमें इतने 100 करोड़ सालों में या इतने लाख सालों में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? उनका दिमाग क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? मानव जो है वो वही जानवर की तरह, चिंपांजी गोरिल्ला की तरह हम लोग चलते थे, फिर उसके बाद आज रीढ़ की हड्डी पे खड़े हैं। और नित नवीन जो है हम लोग यहाँ पे, हम ही लोग हैं भाई ना पूरे पृथ्वी पे, जो मानवाधिकार की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अन्य लोगों में ये चीजें क्यों नहीं आई? उस समय भी हाथी थे, उस समय भी घोड़े थे, डायनासोर विलुप्त हो गए। इन तो कहने का अर्थ है कि इन सारी चीजों पे भी विचार करना चाहिए। तो ये एंथ्रोपोलॉजी में मैटर होता है। तो आइए हम लोग पाषाण काल पे विचार करते हैं। तो पाषाण काल में मानव के चारों तरफ इर्द गिर्द कौन रहते हैं? कोई तकनीकी आविष्कार नहीं रहता है, पाषाण उपकरण। और इन पाषाण उपकरणों से ही मानव जो है, इनसे अपना शिकार का भी काम करता था, इनसे अपने रक्षा का भी काम करता था। तो इसको हम लोग अगले वाला लेक्चर जब शुरू किया जाएगा तो विस्तार से देखा जाएगा। इन रफ में बता दे रहा हूं। यहां पर पाषाण उपकरणों के वैरायटी के आधार पर, विविधता के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। तो पूर्व पाषाण काल में बड़े पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता था। बड़े पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता था। बड़े पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता था। अब ये जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में इसको मीजोलिथिक एज कहते हैं। मीजोलिथिक एज में माइक्रो टूल्स का प्रयोग हो रहा है। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। नव पाषाण काल में नाम ही है नव, नियोलिथिक, मतलब नवीन जागृति, नवीन परिवर्तन आ रहे हैं। तो नव पाषाण काल में नवीन चीजें क्या होंगी? देयर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स व्हिच वर टेकन बाय द ह्यूमन बीइंग्स। एंड फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर पहिए का आविष्कार होगा। पहिए का आविष्कार होगा। दूसरा, यहां पर पहिए के आविष्कार के साथ लोग जो हैं चौक पर बने, कुम्हार का जो वो बर्तन होता है, चौक पर बने बर्तन का प्रयोग करने लगे। तीसरा जो है, यहां पर मानव जो ये 2 काल में जो है, यहां पे मानव घुमंतू और शिकारी था। घुमंतू और शिकारी जीवन जी रहा था। शिकारी जीवन जी रहा था। घुमंतू और शिकारी जीवन जी रहा था। ठीक है। और यहाँ पे मध्य पाषाण काल में भी वही चीजें होती हैं। मध्य पाषाण काल के अंत में आते हुए परिवर्तन आते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग समझे रहिएगा। जब स्टोन एज पे आया जाएगा तो उस पर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और हम लोग थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आते हुए ये क्या होगा? मानव अस्थाई जीवन जीना शुरू करेगा। अस्थाई जीवन जीना शुरू कर देगा। ठीक है।
ह्यूमन स्टार्टेड टू लाइव स्टैग्नेंट लाइफ स्टाइल या स्टैग्नेंट लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे बड़े पाषाण उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, और जो बड़ा पाषाण उपकरण है, ये जो नदी के किनारे आप लोगों ने देखा होगा, या तो पिक्चर या गाने वाने में देखे होंगे, पुराने पिक्चरों में कुछ चिकने गोल मटोल से पत्थर होते हैं। तो जो चिकने गोल मटोल से पत्थर हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको पेबल कहा जाता था। अब इसको शॉर्ट करके हिट करके पेबल को बड़ा जो वो होता था उसको क्या कहते थे? उसे बड़े, उसको कोर कहा जाता था। और छोटा जो यहाँ से मान लीजिए, वो सब आगे बताऊंगा, इसको बस थोड़ा सा ये समझ लीजिए बस कि ये फ्लेक कहा जाता था। तो बड़े उपकरणों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। मध्य पाषाण काल में क्या होगा? मध्य पाषाण काल में एक कहावत आप सुने होंगे ना कि उसका जो सुई का काम है उसे तलवार नहीं कर सकती है। तो कुछ ह्यूमन को नीड्स होता है कि नहीं, कुछ काम छोटे पाषाण, जैसे किसी जानवर को मारना है, बड़े पत्थर से मार दिए, वो मर गया, अब उसको चीरने का काम, उसको फाड़ने का काम, उसके चमड़े को निकाल करके ये लोग अपने उसके रूप में पहनते थे। तो वो काम अब सूक्ष्म पाषाण उपकरणों से ही संभव था। तो जब सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग होने लगा तो उसे मध्य पाषाण काल कहा जा रहा है। अब इसके बाद जो है सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के बाद क्या है? अब यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ यहाँ पर जो है पहली बार मानव ने किसको गुलाम बनाया? पशुओं को गुलाम बनाया। पशुओं को गुलाम बनाया। पशुओं को गुलाम बनाया। ठीक है, तो पशुओं को गुलाम बनाया तो क्या शुरू हो गया? पशुपालन शुरू हो गया। पशुपालन शुरू हो गया। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस से शुरू हो गया। अब मानव का, वही मैं कर रहा हूँ ना, दिमागी रूप से ये वो विस्तार हो रहा है। और इन्होंने पशु को गुलाम बना करके दूध के लिए, उनके मांस के लिए, देन आफ्टर जो है जैसे मुर्गे हैं उनके मुर्गी है जो उसके अंडे के लिए, लाइक अपने मल्टीपल पर्पज के लिए इन लोगों ने उनका यूज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में भी कुछ बदलाव हो रहा है। तो हम लोगों को निरंतरता के साथ परिवर्तन पे ही ध्यान देना है। अगर इसको आप समझ गए तो प्राचीन इतिहास जो सबसे कठिन सेगमेंट होता है, टू बी ऑनेस्ट बच्चों में बताऊं, ये मेरा सबसे जो है वो है सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। क्यों? क्योंकि आई फील कि बीएचयू में हम लोग थे, और बीएचयू में जो मेरा अपना स्पेशलाइजेशन था वो एंशिएंट हिस्ट्री था। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी स्टेट एंड सोसाइटी एंड एपिग्राफी, भारतीय समाज, राज्य और समाज तथा अभिलेख जो है वो स्पेशलाइजेशन था। एक साल तक हम लोग बस केवल प्राचीन काल के समाज और उसकी संस्कृति और उसके जो राज्य की संरचना है उस पे, और अभिलेखों का, जैसे अभिलेख में आप लोग को बस केवल नाम सुने होंगे अशोक का अभिलेख, हम लोगों ने एक एक अभिलेखों को इन अ ट्रू सेंस जो है ब्राह्मी लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में हम लोगों ने उसे पढ़ा है। ठीक है, तो ये एंशिएंट का सेगमेंट आई फील कि अगर आप लोग थोड़े से सतर्क हैं तो सबसे शानदार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट ही बच्चों का सबसे कठिन होता है, या इवन बहुत टीचरों के लिए भी यहाँ पे परेशानी होता है, विशेषकर उन टीचरों के लिए जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे हैं या बीएससी वीएससी करके यहाँ पे दिल्ली में 3-4 साल तैयारी की है, और 4 साल तैयारी के बाद उस अनुभव के आधार पर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो चूंकि ये जो हम लोगों का है इतिहास से लगभग पिछले 17 सालों से नाता है। ग्रेजुएशन से मतलब हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, और ग्रेजुएशन में ये 17 साल हो रहा है। 2003 में मैं ग्रेजुएशन में इंटर किया था। तो आइए बच्चों जो है वो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि पशुओं को इन्होंने गुलाम बनाना शुरू किया। अब इसके साथ जो है बदलाव क्या हुआ? नए बदलाव, सूक्ष्म पाषाण उपकरण और पशुपालन। नव पाषाण काल में क्या होगा कि खेती अभी बहुत ही कम उसके साक्ष्य मिल रहे हैं,
अब ये लोग क्या करेंगे, खेती करना शुरू करेंगे, कृषि की शुरुआत होगी। तो जब कृषि की शुरुआत होगी तो कृषि के लिए क्या करना होगा, कृषि के लिए अस्थाई होना होगा। तो जैसे ही ये अस्थाई हो जाएंगे, उससे अब क्या होगा, अस्थाई होने के साथ ही समाज का निर्माण हो जाएगा, समाज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस समाज के निर्माण के साथ ही अब क्या विकास होगा, अब ग्रामीण संस्कृतियों का विकास होगा। और जैसे ही ग्रामीण संस्कृतियों का विकास होगा, अब मानव जो है एक जगह पे रहने से क्या होता है, कुछ आप अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित करते हैं और आपके व्यक्तित्व से कुछ अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। तो अब इन ग्रामीण संस्कृतियों के साथ जो है मानव का तार्किक दृष्टिकोण और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ेगा। अब ये पहली बार अपने जीवन में किससे परिचित होंगे, प्रथम बार मानव धातु से परिचित हुआ। जब प्रथम बार मानव धातु से परिचित हुआ, वो कौन सी धातु थी, ये आपके पीटी में भी कई बार पूछा गया है। वह धातु ताम्र धातु थी, ताम्र धातु थी, तांबा था। ठीक है, तांबा था। तो जब तांबे का इन लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया, पाषाण के अलावा अब तांबे का प्रयोग हो रहा है, और यहीं से क्या होगा, यहीं से नवीन यूनिट शुरू हो जाएगा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत होगी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की शुरुआत होगी। तो अब ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, इसकी शुरुआत हो गई, और यहां से ग्रामीण संस्कृतियां और ज्यादा समृद्ध होना शुरू होंगी, ग्रामीण संस्कृतियां और ज्यादा समृद्ध होना शुरू होंगी। तो 3 स्पॉट आपको दिखेगा। पहला जो है आहार और गिलुंड संस्कृति दिखेगी, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में ताम्र पाषाण कालिक स्थल दिखेगा। दूसरा मालवा, जो एमपी का पश्चिमी एमपी का क्षेत्र है, यहाँ पे कायथा और एरण का जो है संस्कृति देखने को मिलेगा। और तीसरा दक्षिण भारत में ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको कौन सी संस्कृति दिखेगी, आहार है, गिलुंड है, देन आफ्टर यहाँ पे जो है वो दैमाबाद है और सोन गांव है, इनाम गांव है। तो ये संस्कृति जो है जोरवे संस्कृति यहाँ पे दिखना शुरू होगा। अच्छा, इसको देखिए ना, अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग सजग हैं, सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के बैच में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी बैच में ज्वाइन किए हैं। तो एनसीईआरटी, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी बैच में ज्वाइन किए थे, फिर उन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा है। तो अगर एनसीईआरटी भी आप पढ़े हैं और जो लोग हमारा बैच ज्वाइन किए हैं, तो उनको आप लोग को पता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है। आप एनसीईआरटी के वीडियो चाहे जितनी बार चाहें देख सकते हैं। अब आईएएस का अटेम्प्ट दे रहा बच्चा जो है, उसके लिए क्या सकारात्मक चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें इन द सेंस इस रूप में हैं कि एनसीईआरटी को भी मैंने इसी तल्लीनता के साथ पढ़ाया है, इसी समर्पण के साथ चैप्टर वाइज पढ़ाया है। और चैप्टर वाइज पढ़ाने का प्रभाव ये है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं उनसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जा करके उन सारे चैप्टर को देखिए, एक एक पैराग्राफ पे जा करके मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों अगर विश्वास कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ही केवल ऐसा किया है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मिलेगा। क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में देख रहा हूँ कि लगभग नैतिकता नहीं रह गया है, बस केवल ये एक बिजनेस का खेल होता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो ऑन द होल मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको एनसीईआरटी में एक चैप्टर मिल जाएगा,
उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब ताम्रपाषाण संस्कृति की शुरुआत होती है, फिर ये क्या विशेषताएं रहती हैं वो सब हम लोग बात किया जाएगा जब इस यूनिट में आ जाएगा। अब अगला जो यूनिट आएगा क्या हो गया है, ग्रामीण संस्कृतियां भी बन चुकी हैं। मानव पहले अस्थाई हुआ यहाँ नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में अस्थाई होने के बाद फिर अब क्या करता है वो अब जो है समाज का निर्माण होता है, समाज से ग्रामीण संस्कृतियां आती हैं और इन ग्रामीण संस्कृतियों से फिर क्या होगा, अब ये धातु से परिचित होंगे। अब इसके बाद जो अगला बदलाव आएगा वो बदलाव क्या है, वो बदलाव पहले जो है वो सभ्यता का, शहरी सभ्यता का उदय हो जाएगा, पहले शहरी सभ्यता का उदय हो जाएगा। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता को मोटी मोटा अगर आपको जानना है कि इसका कालक्रम क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का समय काल बताया जाता है। तो इस समय काल में जो है भारत का जो सप्त सैंधव प्रदेश है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार जब इस सभ्यता का उदय हुआ तो ऐसा माना गया 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाया था। तो इस तरीके से माना गया कि इस सभ्यता का प्रसार सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में है। लेकिन बाद के जो उत्खनन होते हैं, बाद के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, वहां से ये पता चलता है कि नहीं, इसका विस्तार जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती एक विलुप्त हो गई, उससे बाहर भी है। तो जब बाहर इसका प्रसार मिलना शुरू होता है तो अब इतिहासकारों में यह विवाद होना शुरू होगा कि इसे अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहें। तो ये विवाद जब उत्पन्न होगा तो यहाँ पे कहा जाएगा कि नहीं, जो पहला स्थल खुदाई में मिला था उसके नाम पे इसका नाम दे दिया जाए। तो टेक्निकली करेक्ट वर्ड क्या है, हड़प्पा सभ्यता। और इस सभ्यता में परिवर्तन क्या होगा, एकाएक जो है, एकाएक बृहद पैमाने पर शहरीकरण की शुरुआत होगी। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि किस पैमाने पे जो है उस जमाने के लोग, आज से 5000 साल पहले भाई ना, 5000 साल पहले महान बृहद स्नानागार में नहाते थे। ठीक है, उस जमाने में जो है इतनी ज्यादा पब्लिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था, सेंसुअस थे कि अकाल की स्थिति में लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके, उसलिए जो है अन्नागार का जो है प्रबंध किया जा रहा था, बृहद अन्नागार का प्रबंध किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए ये जो है इसके अपने वो रहते हैं, फीचर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देख रहे हैं कि एक तो शहरीकरण की शुरुआत होगी और इस शहरीकरण के साथ अन्य शहरी पहलू आएगा, जैसे कि एक वेल प्लान्ड जो है नगर योजना दिखेगी। मीन्स कि आज का स्मार्ट सिटी मिशन, ये प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, आज के स्मार्ट सिटी मिशन की तरह जो है इनकी योजना दिखना शुरू होगा। सड़कें जो थी वो ग्रिड पैटर्न पर एक दूसरे को काटती थी, सड़कें ग्रिड पैटर्न पर एक दूसरे को काटती थी। तो ये सारे फीचर्स हम लोग वहां पे उस यूनिट में आकर के देखा जाएगा। अब ये एक मान्य सिद्धांत के रूप में उभरता है। अगला यूनिट आपका क्या हो जाएगा, वैदिक काल। तो यहाँ पे ये लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, दे वेयर पीस लवर, ये लोग शांति प्रिय लोग थे। तो मध्य एशिया से एक बंजारों की टोली रहेगी,
मध्य एशिया अगर बोले तो आज का कौन सा देश? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है। तो ये बंजारों की जो टोली है वो भारत की तरफ बढ़ेगी। इन्हें आर्य कहा जाएगा। आर्य मीन्स की द बेस्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये बंजारों की टोली भारत की तरफ बढ़ेगी और ये लोग क्या रहते हैं? ठीक इनके विपरीत रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय हैं और ये लोग क्या रहेंगे? आर्य जो थे ये वैरियर कम्युनिटी रहते हैं, युद्ध प्रिय लोग रहते हैं। तो ये युद्ध प्रिय हैं जो हैं, तो ये आएंगे आसानी से जो है इनको पराजित करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को या तो मार देंगे या तो इनको यहाँ से भागने के लिए, जो बचेंगे वो यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जो लोग भाग करके दक्षिण भारत आ जाते हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको द्राविडियन कहा जाएगा। आर्य उत्तर भारत में हो गए और दक्षिण भारत में जो हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको द्राविडियन कहा जाएगा। ठीक है ना? तो आर्य और द्राविडियन हो गए हैं। सही है। चलिए, तो अब आर्य जब आएंगे भारत में तो यहां से आपका अगला यूनिट शुरू हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? वैदिक काल कहेंगे। वैदिक एज कहा जाएगा। वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय काल है। अब वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाएगा। पहला ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का द टाइम पीरियड ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड इज द 1500 BC टू 1000 BC। अब ये देखिए, ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, ये मत पूछ दीजिएगा कि BC क्या है। BC बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के पूर्व। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 BC से 600 BC का समय काल है। 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय काल है। सही है। तो चलिए, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर रहेगा? ऋग्वैदिक जो आर्य हैं ये वंस अगेन आप सुने होंगे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये आर्य घुमंतु लोग थे। घुमंतु और जनजातीय लोग थे। और जनजातीय लोग, दे वर द ट्राइबल्स एंड द पेस्टोरल पीपुल। तो घुमंतु लोगों का जीवन कैसा होता है? आज यहाँ और कल वहाँ। मीन्स कि इसीलिए ये मध्य एशिया से आपको दिखेंगे। घुमंतु थे तभी ये यहाँ से यहाँ। हिंदू कुश में आकर के, हिंदू कुश पर्वतमाला आप सुने होंगे, यहाँ पे आकर के आर्यों की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं। एक शाखा ये जो भारत आती है, दूसरी शाखा जो कहाँ? ईरान, इराक, सीरिया होते हुए कहाँ? यूरोप में पहुंच जाती है। यूरोप में, इसीलिए हिटलर के बारे में आपने सुना होगा। हिटलर ने कहा था कि वी द आर्यंस आर, वी यूरोपियंस या वी द जर्मन्स आर द प्योर आर्यंस ब्लड। हम जो जर्मन वासी हैं वो शुद्ध आर्य रक्त के हैं। तो ये घुमंतु लोग हैं। घुमंतु लोग एक जगह से दूसरे जगह होते हुए भारत में आते हैं। और दूसरा क्या है? ये युद्ध प्रिय रहते हैं, इसलिए बहुत आसानी से सप्त सैंधव क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लेते हैं। अब 1000 ईसा पूर्व के आसपास में बच्चों एक बदलाव होगा। वो कौन सा बदलाव होगा?
लोहे की खोज होगी, लोहे की खोज होगी। तो डिस्कवरी ऑफ आयरन होगा, और लोहे की खोज होने से, घुमंतु लोग हैं तो ये लोग देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि ये लोग क्या नहीं करेंगे, कृषि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कृषि के लिए एक जगह पर रुकना पड़ता है। तो ये लोग मध्य पाषाण काल में भी लोग घुमंतु हैं ना इनकी तरह से, तो कृषि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होगी, वैसे इनको क्या होना पड़ेगा, अस्थाई जीवन जीना शुरू करेगा। तो आर्य भी जो थे ये घुमंतु लोग थे, तो ये क्या नहीं करते थे, ये लोग कृषि कार्य नहीं करते थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन होगा, पशुपालन पर, पशुपालन पर, और पशुपालन में विशेष करके गाय का पशुपालन। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया। अघन्या मीन्स कि जो मारने योग्य नहीं है, जो मारने योग्य नहीं है। तो ये मारने योग्य नहीं रहते हैं, और इस तरीके से जो यहाँ पे बदलाव दिखेगा, वो बदलाव किस रूप में दिख रहा है कि पूरी जो है आर्यों की जो नस्ल है वो गाय को एक जो है शुद्ध उसके रूप में देख रही है। अब लोहे की खोज होने के बाद क्या होगा, लौह उपकरण बनेंगे, लौह उपकरण बनेंगे, और साथ ही साथ युद्ध के साजो सामान बनेंगे, साजो सामान बनेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से बच्चों, बहुत टेक्निकल है इसीलिए कह रहा हूं कि एक दो क्लासेस जो होती है वो इंट्रोडक्टरी होती हैं। तो ये लोहे के जो उपकरण हैं ये क्या करेंगे, इसका प्रयोग कृषि यंत्रों के रूप में होगा, कृषि यंत्रों के रूप में होगा। और कृषि में लोहे का अगर कोई भी वो है हल है, तो लोहे का जो फाल होगा वो जमीन के ज्यादा अंदर तक जाकर के खुदाई करेगा भाई ना। तो ये ज्यादा अंदर तक जाकर के डिग कर रहे हैं, खुदाई मतलब जोत रहे हैं, और इससे क्या होगा, इससे कृषि उपज में वृद्धि होगा, कृषि उपज में वृद्धि होगा। और ये जो कृषि उपज में वृद्धि है, इस वृद्धि से क्या होता है, अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो अधिशेष उत्पादन है, इससे अब क्या होगा, वो आगे का यूनिट जुड़ जाएगा। लेकिन सबसे पहला बदलाव क्या दिखेगा, जैसे ही ये कृषि करना शुरू करेंगे, अब कृषि के साथ घुमंतु जीवन छूट जाएगा, और एक बार पुनः जो है वो कौन सा जीवन शुरू हो जाएगा, अस्थाई जीवन जीना शुरू कर देंगे, अस्थाई जीवन जीना, जीवन यापन शुरू हो जाएगा, शुरू होगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो अधिशेष उत्पादन को जो है बढ़ावा मिलते ही फिर से अस्थाई जीवन शुरू होगा। अस्थाई जीवन शुरू होते ही फिर से किसका निर्माण, समाज का निर्माण। समाज के निर्माण के साथ अब क्या होगा, इस बार कुछ नवीन परिवर्तन आपको ये दिख रहा है कि इसका युद्ध के सामान भी बनाने में इसका प्रयोग हो रहा है। अब युद्ध का सामान बनाने में क्या है, ये लोग पहले ही मैं बताया युद्ध प्रिय हैं। तो अब क्या होगा, अब प्रादेशिक विस्तार के लिए, प्रादेशिक विस्तार के लिए संघर्ष होगा, संघर्ष होगा। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहां पे और कर लेना है कि जब तक ये घुमंतु रहते हैं, आर्य जब तक घुमंतु रहते हैं, इनको कबीले को, घुमंतु कबीले को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। जन का उल्लेख लगभग 275 बार मिलता है।
अब जन के बाद जैसे ही ये अस्थाई हो जाएंगे, अस्थाई होने के बाद ये जन किस में बदल जाएगा, ये जन जो है वो जनपद में बदल जाएगा, वो जनपद में बदल जाएगा। और जनपद मतलब आज भी कुछ जगहों पे कहा जाता है आप किस जनपद से हैं, ठीक है ना। तो ये अब राज्य का उदय हो गया, ये लोग अस्थाई जीवन जी रहे हैं, अब जनपद कहा जाने लगा। अब ये विस्तार और ज्यादा बढ़ेगा और इस बढ़ते विस्तार से यहाँ पे राजा, चारों दिशा के राजा अपना जो विस्तार कर रहे हैं अलग अलग नाम से अपने को बुलाना शुरू करेंगे। जैसे उत्तर भारत का राजा अपने को विराट कह रहा है, दक्षिण भारत का राजा अपने को भोज कह रहा है, पूर्वी भारत का राजा अपने को सम्राट कह रहा है, पश्चिमी भारत का राजा अपने को एकराट कह रहा है, ठीक है। तो जब ये प्रादेशिक विस्तार बच्चों और ज्यादा हो रहा है तो यहां से किसकी शुरुआत हो जाएगी, यहां से महाजनपदों का उदय शुरू होगा, महाजनपदों का उदय शुरू होगा। और ये कितने महाजनपद, जन, जन घुमंतु लोग, जन से जनपद जो अस्थाई हो गए। अब जनपद मतलब राज्य का उदय हो गया है, राज्य का उदय हो गया, जब विस्तार कर रहे हैं तो क्या होगा, जनपद अब महाजनपद, ठीक है। तो महाजनपदों का उदय हो गया, कितने महाजनपदों का उदय होगा, 16 महाजनपद। बिल्कुल आसान है, कविता की तरह है, क से 4 होंगे, काशी, कोसल, कुरु, कंबोज। फिर अ से 3 होंगे, अंग, अवंती, अस्मक। म से भी 3, मगध, मत्स्य, मल्ल। फिर व से 2, वत्स, वज्जी। और फिर 4, गांधार, पांचाल, सूरसेन, सूरसेन और चेदी। कविता की तरह काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, अंगवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, मल्ल, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सूरसेन, चेदी। ये 16 महाजनपद का उदय होगा और ये 16 महाजनपद अपने अपने तरीके से जो हैं वो विस्तार का काम करना शुरू करेंगे। तो कहा जाता है ना, आप लोग भी कंपटीशन में एक बहुत ही बड़ा फिलॉसफी है कि व्हेन अ काइट इज कट इट्स ऑनरशिप गोज इन पब्लिक डोमेन एंड हु कैच इज फर्स्ट हु इज डिक्लेयर्ड द ऑनर ऑफ दैट काइट। बचपन में आप लोग पतंग जब कटती होगी तो आप लोग भी दौड़े होंगे और दौड़ने में आप ख्याल करे होंगे कि जब 10 साथी आपके दौड़ रहे हैं तो मालिकाना हक किसके पास जाता है, जो उसको सबसे पहले पकड़ लेता है। तो 16 लोग हाथ पैर अपना मार रहे हैं कि हम भी विस्तार में हैं, हम भी विस्तार में हैं, लेकिन बाजी कौन मारेगा, बाजी मगध महाजनपद के लोग मारेंगे। तो मगध महाजनपद के लोग जैसे ही ये वो करेंगे, इन्हीं का जो है वो होगा, तो अगला यूनिट वही हो जाता है मगध महाजनपद का विस्तार, ठीक है। तो मगध महाजनपद का विस्तार, ये 3 जो है वंश आएंगे, हर्यक वंश आएगा, देन आफ्टर जो है उसके बाद फिर सैसुनाग वंश आएगा और सैसुनाग के बाद फिर नंद वंश आएगा। और नंद वंश तक आते आते एक बृहद साम्राज्य पे धनानंद की कहानी आप लोग सुने होंगे, तो इनका विस्तार हो जाता है। तो मगध महाजनपद का जो विस्तार होगा वही आगे चल करके मौर्य साम्राज्य मतलब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक झंडे के अधीन आ जाएगा। तो ये बच्चों हम लोग का पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन का सेशन है। कल हम लोग पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। इंट्रोडक्टरी क्लास मोस्ट नेसेसरी होता है, वाई बिकॉज कि ये आपके पूरे आगे के 2 महीने का जो है एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।